नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल। कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल करा दीजिए, न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ जितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। कुल केमिस्ट्री में, 12th केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा तीसरे। तीनों चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला है मोल प्रभाव। मैंने पूरा आज रात चेक किया है कि कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, कैसे उनको हल किया जाएगा, वो सब मैंने देखा है। तो सबसे ज़्यादा मोल प्रभाव के पूछे जा रहे हैं। मोलरता जो हमारा एक टॉपिक है उससे बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। तो मोलरता से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं क्योंकि मोलरता क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन में भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें मोलरता को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। और इसमें सिर्फ हमें देखने को मिलता है मोलरता, ठीक है। मोलरता, मोल प्रभाव, मोलरता, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, नष्ट समीकरण से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। हमने नष्ट समीकरण भी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। मोलर चालकता भी हमने करा दिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ये जो टॉपिक है साथ, यहीं से ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल बनते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अब काफी ज्यादा बच्चे कमेंट किए थे कि सर न्यूमेरिकल कैसे करें। तो जितने भी बच्चे डर रहे हैं, काफ़ी काफ़ी बच्चे ये भी बोले कि सर डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में करा दिया जाएगा। पूरी केमिस्ट्री की आपकी तैयारी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉपिक करा भी दिए हैं। तो मैं डे बाय डे, आप सोच रहे हैं मैं इतना जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद में उसको एडिट करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, फिर अपलोड करने में 1 घंटा। लगभग आधे घंटे की वीडियो को बनाने के लिए हमको कम से कम 7-8 घंटे बर्बाद करने, या 5-6 घंटे आप समझ सकते हैं बर्बाद करने पड़ जाते हैं। पहले एनालिसिस करो, फिर उसके बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब देखिए, सिर्फ 10 न्यूमेरिकल, सिर्फ 10 न्यूमेरिकल 100% यहीं से आएंगे। 10 न्यूमेरिकल आप कर लिए। आप 10 न्यूमेरिकल करेंगे, आपका क्या बदल सकता है न्यूमेरिकल में? ज़्यादा से ज़्यादा मान बदल देगा, फॉर्मूला थोड़ी बदल देगा। फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, बस जैसे भार दिया गया है, जैसे विलय का भार 10 ग्राम था, उसको अगले न्यूमेरिकल में 5 ग्राम कर दिया, तो यही कर सकता है बस। और सूत्र वगैरह कुछ भी नहीं बदलेगा। और न्यूमेरिकल कैसे करें? मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, डर लग रहा है मेरा क्या होगा। तो आपका सब कुछ होगा, बस फेल होने के सिवाय, ठीक है। आप फेल नहीं होंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फेल होना तो चांस ही नहीं बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सबसे पहले जो हम आज समझेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, तो डरने की आज से कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल में बताने जा रहा हूँ, 2 क्लासेस लूंगा, सिर्फ 2 क्लासेस। 2 क्लास में 10 न्यूमेरिकल करा दूंगा। आपके लिए होमवर्क भी रहेगा ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ कि मैं लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर नहीं लगा पाएँगे, इस वीडियो में भी आज आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दूँगा। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे मोल अंश भी पूछता है, ऐसे पूछेगा मोल अंश ज्ञात कीजिए या मोल प्रभाव। तो दोनों एक ही चीज़ है, इनका फ़ॉर्मूला भी एक ही रहता है। और मोललता, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इन 4 टॉपिकों पर हम आज क्वेश्चन देखेंगे और होमवर्क भी लेंगे। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो मोल प्रभाव से है। आप मोल प्रभाव बोल सकते हैं या मोल अंश भी बोल सकते हैं। चाहे आपसे मोल प्रभाव पूछे या मोल अंश पूछे तो समझ जाना, वो एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो किसी भी न्यूमेरिकल में है, सबसे पहला आपको काम करना है, ध्यानपूर्वक न्यूमेरिकल को पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। 46 ग्राम एथेनॉल को, एथेनॉल घोला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये विलय हो जाएगा। और जल में घोला जा रहा है तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो रहा है। जो घोला जाता है, ठीक है, जो घोला जाता है वो विलय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। तो ध्यानपूर्वक आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर लिखा है, क्या पूछ रहा है? वो लिखा है एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश पूछे या मोल प्रभाव पूछे, बात बराबर है। तो सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ लिए तो हमें मिला कि भाई जो एथेनॉल है वो घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है? जल में। 46 ग्राम एथेनॉल है, 54 ग्राम जल में घोला जा रहा है। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है मोल अंश। तो सबसे पहला आपको अब काम करना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब जो दिया है, क्या दिया है? जब भी हम विलय का मोल निकाल, विलय का भार लिखा हुआ है यहाँ पर, विलय का भार कितना है? विलय के भार को हम WA से दर्शाते हैं, ठीक है। जहां पर भी दिख जाए जो घोला जा रहा है, वो उसका अगर भार लिखना हो तो WA से दर्शाएंगे। तो घोला क्या जा रहा है? एथेनॉल घोला जा रहा है। अब इसका भार कितना है? 46 ग्राम। अब एथेनॉल का सूत्र भी याद होना चाहिए। यहाँ पर जैसे जल का तो आपको सभी को पता होगा, H2O होता है, और इसका क्या होता है? C2H6O होता है। तो क्या इसका होता है सूत्र? C2H6O, ये एथेनॉल का सूत्र होता है। अब ये 46 ग्राम एथेनॉल है, ठीक है, और इसको घोला किस में जा रहा है? तो WB निकाल लेंगे। WB क्या है? विलायक का भार। जिसमें घोला जाता है उसका भार लिखने के लिए हम किसे WB से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो WB कितना है 54 ग्राम। 54 ग्राम क्या है WB है। अब ये WB है क्या, यानी विलायक है क्या, वो H2 है यानी जल। अब यहाँ पर जैसे ही हमने विलय का भार लिखा, विलायक का भार लिखा, अब इनका अणुभार निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। अब अणुभार अगर आपको नहीं पता है, वैसे यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर टाइम होता तो मैं सब कुछ समझाते हुए चलता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एथेनॉल का जो अणुभार है वो कितना है। एथेनॉल का अणुभार यानी विलय है, एथेनॉल क्या है, विलय घोला जा रहा है, तो विलय को ए से दर्शाते हैं, विलय को बी से दर्शाते हैं, और ये एम क्या है, ये अणुभार को दर्शाता है, यानी विलय का अणुभार, विलय में क्या है एथेनॉल। तो एथेनॉल का कितना अणुभार है 46 होता है। ठीक है, एथेनॉल का अणुभार कितना होता है 46 ग्राम पर मोल होता है, पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ग्राम भी लिख देंगे तब भी चलेगा। अब जल का सब आप सभी को तो पता ही होगा कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है, एमबी कितना निकलेगा, यहाँ से एमबी निकलेगा 18 ग्राम पर मोल। अब ये दो चीजें हम निकाल लिए, पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से जो भार दिया गया है वो लिखा, फिर जो दिया गया है यानी जो प्रोडक्ट है उसका हमने अणुभार निकाल लिया दोनों का। अब सबसे पहले आपको मोल प्रभाज जब भी आप ज्ञात कर रहे हैं, जब भी मोल प्रभाज की बात आए तो सबसे पहले निकालना है मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या। अब पहले इसके मोलों की संख्या निकालनी है, फिर इसके मोलों की संख्या निकालनी है। अब मोलों की संख्या किससे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा यहाँ आ जाइए। मोलों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो और n इक्वल टू क्या होता है, भार बटे में अणुभार। n इक्वल टू क्या होता है जी, भार बटे में अणुभार। ये आपके हो गया मोलों की संख्या या मोल हो गया। ठीक है, इतने मोल विलय में घुले हैं इसके। अब जिसके निकालने हैं, जैसे हमें निकालने हैं विलय के, तो यहाँ पर हम विलय लिख देंगे, n विलय भार बटे में अणुभार। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, WA का। ठीक है, किसका निकालेंगे, WA, सॉरी WA नहीं, मोल निकाल रहे हैं ना, मोलों की संख्या, तो N एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे C2H6O। ये एथेनॉल का सूत्र लिख दे तो हमें पता चल रहा है कि एथेनॉल का मोल निकाल रहे हैं, एथेनॉल के मोलों की संख्या। अब भार दे ऊपर क्या रखना है, भार नीचे क्या रखना है, अणुभार। भार कितना है 46 है, नीचे कितना कर देना है 46, और जब काटा पीटी मचाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 46 एकन 46, तो 1 मोल आ गया। यानी जो विलेन है उसमें जो विलय एथेनॉल है उसके मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल है। उसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, यानी 54 ग्राम जल में सिर्फ 1 मोल घुला है विलय यानी एथेनॉल का। अब यहाँ से हमने निकाल लिया एथेनॉल के मोलों की संख्या। अब निकाल लेंगे हम जल के मोलों की संख्या, विलायक का भी निकालना पड़ेगा। तो जल के मोलों की संख्या, जल का भार कितना दिया गया है 54 ग्राम दिया गया है, अणुभार रख देंगे, अणुभार कितना है 18 ग्राम, तो 18 त्याई 54, 18 त्याई 54, तो कितने मोल आ गए यहाँ से 3 मोल जल के। यानी इस विलेन में जो विलेन दिया गया है उस विलेन में 3 मोल जल के हैं, 1 मोल किसका है, विलय का है यानी एथेनॉल का है। अब इतना निकाल लिया, अब निकालना है आपको मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज का सूत्र ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। ठीक है, अब लिखेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, एथेनॉल का, तो पहले हम लिखेंगे एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल, ये जो काई है एक समझना, इसे हम बोलते हैं काई। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया इसे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। अब निकालना किसका है, एथेनॉल का, तो एथेनॉल का सूत्र लिख देंगे C2H6O, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर एथेनॉल के मोलों की संख्या हो जाएगी। एथेनॉल के मोल कितने हैं जी, एथेनॉल का मोल कितना है 1, ऊपर एथेनॉल के मोलों की संख्या, फिर नीचे एथेनॉल के मोलों की संख्या, और फिर उसमें जो विलायक जिसमें घोला जा रहा है उसके मोलों की संख्या। ठीक है, तो एथेनॉल के मोलों की संख्या, नीचे एथेनॉल के मोलों की संख्या, और जिसमें घोला जा रहा है उसके मोलों की संख्या रख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा मोल प्रभाज, वो भी जिसका निकाल देंगे उसका। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम एथेनॉल का निकाल रहे हैं तो एथेनॉल को हम 2 बार लिखें, एथेनॉल के मोलों की संख्या। अगर यहाँ पर जल का निकालते तो यहाँ पर जल के मोलों की संख्या, यहाँ जल के मोलों की संख्या। समझ में आ रहा है कुछ, या इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से लिख दें, चलिए इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखिए। ठीक है, एन यानी एथेनॉल, एथेनॉल C6H6O, ये एथेनॉल का हो गया, एथेनॉल के मोल, और फिर यहाँ से C2H6O, ये एथेनॉल का हो गया। अब इसमें जोड़ देना है जल के मोल। ठीक है, जल के जितने मोल निकले हैं वो जोड़ देना है। अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इसका मान देखो कितना मिला है हमें, 1 मोल, इसका मान कितना मिला है, यहाँ पर 3 मोल रख दो यहीं से, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी वहीं रखना है, यहीं वाला 1 मोल है,
और फिर क्या है 3। अब जोड़ दोगे तो 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाएगा। अब जब इसको काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.25। ये हो गया 0.25 मोल प्रभाज। ठीक है, अब यहाँ पर मोल प्रभाज कितना निकला है, एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना निकला है 0.25। ठीक है, 0.25 मोल भी लिख सकते हैं, मोल। ये हो गया एथेनॉल का मोल प्रभाज। अब निकाल लेना है आपको एथेनॉल के बाद जल का निकालने के लिए हम H2O का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर H2O के मोलों की संख्या, नीचे H2O के मोलों की संख्या, तो ऊपर H2O, नीचे भी क्या हो जाएगा NH2O। N दर्शाता है मोलों की संख्या, जिसका निकालना है उसको भी हम लिख दिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर N। अब एक बार एथेनॉल ले लेंगे, एथेनॉल के मोलों की संख्या, तो C2H6O। बस ये हो गया इसका जल के मोलों की संख्या। अब जल के मोलों की संख्या ऊपर 3 रखना है, क्योंकि जल के मोलों की संख्या कितनी है 3 है, नीचे भी 3 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से अगर काटा पीटी मचाओगे तो 0.75 मोल आएगा। अब दोनों के मोलों की संख्या यहीं से निकल गई। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो दिया गया है फिर उसको लिखना है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप, जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले क्या करना है, पहले आपको जब भी मोलों की मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो मोलों की संख्या निकालनी है। 2 चीजें हैं, विलय है, विलय की मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अगर दी है तो अलग बात है, नहीं दिया है तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेना है। फिर उसके बाद में मोल प्रभाज निकालना है। विलय का निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और विलायक का निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। बस यहाँ पर अगर चाहें तो आप विलय कर सकते हैं, जो दिया होगा वो उसका लिखेंगे, विलय के रूप में जो दिया होगा उसका लिखेंगे, फिर विलायक के रूप में दिया होगा उसका लिखेंगे। अब आप ये सोच लीजिए क्या यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन अगर मोल प्रभाज से पूछा गया तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा। बस क्या कर देगा, जहाँ 46 ग्राम है 50 ग्राम कर देगा, 100 ग्राम कर देगा, 150 ग्राम कर देगा। जल दिया गया है, यहाँ पर जो एथेनॉल है यानी एथेनॉल मिलाया जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज कर देगा, मेथेनॉल कर देगा, कुछ भी कर सकता है भाई, बस ये बदल देगा, लेकिन सब कुछ लगाने का तरीका आपका यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल आएगा कर ले जाएंगे। पूरा ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए चलना, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना है, एक बार आप इसको घर पे नोट करके करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगले जो टॉपिक पर न्यूमेरिकल है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है मोलरता, उस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से लगाएंगे, तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक न्यूमेरिकल को पढ़ना है। मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल। ग्लूकोज, जिसका मोलर द्रव्यमान या ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है। ग्लूकोज है जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान को हम अणुभार भी बोलते हैं, जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है। के यानी ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। ग्लूकोज को घोला जा रहा है किसमें, 30 ग्राम जल में। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है विलय, और जल क्या है विलायक। जल में घोला जा रहा है, और जल हमेशा आप जानते हैं क्या रहता है, विलायक ही रहता है। पूछ क्या रहा है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, मोललता। मोलरता पूछता तो उसका फॉर्मूला अलग था, और यहाँ पर पूछा क्या है, मोललता पूछा है। तो अब ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, मोलरता अगर होता यहाँ पर, मोलरता मोलरता का फॉर्मूला रहता है WA इंटू 1000 अपान में MA इंटू आयतन रहता है, वो भी किस में रहता है, ml में। इसमें जो मोलरता होती है उसमें लीटर में दिया जाता है। आपको बोलेगा 30 ग्राम ml में या 500 ml में, ग्राम ml नहीं, 30 ml में, 500 ml में, 100 ml में, 1000 ml में, इस तरीके से दिया होता है। तो जो ml दिया होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। और मोललता जो होती है उसका फॉर्मूला रहता है, मोललता इसका फॉर्मूला रहता है WA इंटू 1000 अपान में MA इंटू WB। इसमें भार दिया जाता है, वो भी किसमें दिया जाएगा, विलायक का भार ग्राम में, और जो मोलरता होती है उसमें ml में दिया जाता है। विलायक का जिसमें घोला जाता है उसका जो वजन आयतन दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है, ml में। अब आप जानते हैं आयतन किसमें होता है, ml में, भार किसमें होता है, ग्राम में। तो अब हमें पूछ क्या रहा है, मोलरता, तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। अभी तो लगाना नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समय करते आए हैं सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब क्या दिया है, ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी विलय। WA कितना है, WA है 2 ग्लूकोज का भार कितना है 2.82 ग्राम। ठीक है, 2.82 ग्राम। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा, देखो विलय का वो अणुभार जो है या मोलर द्रव्यमान, हर दोनों में, मोलरता और मोलरता में दोनों में यूज हो रहा है। यहाँ पर दे रखा है मोलर द्रव्यमान, इसी को हम अणुभार भी बोलते हैं, विलय का अणुभार भी है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे,
Ma हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, Ma 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अब उसके बाद में क्या है, जिसमें घोला जा रहा है वो क्या होता है, उसका भार कैसे लिखेंगे, विलायक का भार, तो वो हो जाएगा WB। तो विलायक क्या है, 30 ग्राम जल है। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये ग्लूकोज है, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, 30 ग्राम जल, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद में आपको क्या लिख रहा है, मोललता। मोललता ज्ञात करनी है। अब ज्ञात करना है आपको मोललता, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यही फॉर्मूला आपको उठाकर यहाँ लिखना है, फिर उसके हिसाब से यहीं पर हमें लगाना चालू करना है। तो मोललता हम निकालेंगे, तो यहाँ पर WA सबसे पहले रखो। WA क्या है, 2 यहाँ ही रख देता हूँ मैं, 2.82 ग्राम है, और इसके साथ में कितने की गुणा करनी है मोललता में, 1000 की हम गुणा कर देंगे। फिर नीचे क्या है, Ma हमें कितना मिला है, 180 ग्राम, 180 रख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, W भी कितना है, 30 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करना है। आपने फॉर्मूले पे जैसे ही मान रखा, सबसे पहले आपको यही तो ज़्यादा दिक्कत होती है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जब आप लिखेंगे, तो अब देखिए WA मिला हमको, Ma मिला, W भी मिला। अब ये किस में आता है, मोलरता में आता है। मोलरता में तो VML आता है, अब VML तो है ये नहीं। तो यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें क्या आता है, WB आया, Ma आया और W आया। तो ये फॉर्मूले के तीनों चीजें हमको यहाँ पर मिल रही कि नहीं मिल रही, WA भी मिल रहा है, Ma भी मिल रहा है, और यहाँ WB भी मिल रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगे। जब भी हम नोट डाउन करते हैं, दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक लिखना है कि इसको क्या बोलते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने विलय का भार को हम WA से लिखते हैं, तो हमने ये लिखा, विलायक के भार को WB से लिखते हैं, वो लिखा। फिर जो अणुभार होता है विलय का, उसे Ma से लिखते हैं। विलायक का जो अणुभार होता है उसे MB से लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे आप लिखेंगे फिर आपको दिमाग में सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। मोलरता वाला तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा है, तो मोलरता का कैसे लगेगा, क्योंकि VML तो है ये नहीं, यहाँ पर ML में दिए नहीं कुछ, तो हम कहाँ से लगा लें। यहाँ पर दिया गया है ये वाला फॉर्मूले की हमें तीनों चीजें मिल रही, क्योंकि 1000 का गुणा है, उससे कोई लेना देना, वो तो अंक है। अब यहाँ से देखिए, WA भी मिल गया है, MA और WB भी मिल गया, तो यहाँ से हमें ये वाला सब कुछ इसमें का मिल रहा है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब लगा लिए हम, तो तुरंत यहाँ से अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ऊपर 100 बचा, नीचे 3 बचा। अब ये 100 के इसके साथ जब गुणा करोगे तो 2 जीरो हैं, अब 2 जीरो की यानी 10 का 10 बार गुणा है, तो यहाँ से जब गुणा करोगे तो ये जो दशमलव है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 282, और नीचे क्या आ जाएगा, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ हो गई। अब नीचे बचा 180 और ये 3, क्योंकि एक जीरो कट गया है, और इसकी गुणा इसके साथ किए तो ये 282 हो गया। अब ये बचा, अब 3 से इसको काट दिए, 3 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचा, 28 है, 27 घटाओगे 1 बचा और 2 है, तो कितना हो जाएगा 12, और 3 चक्कू 12। अब यहाँ पर कितना बचा, 94/180। अब जब इसको काटा पीटी मचाओगे, भाग दोगे, 180 से 94 को जब भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 0.522, ऐसे रिपीट करता रहेगा, 522। तो हम यहाँ तक लिख देंगे बस, इसके बाद में मोल। अब ये आपका हो गया मोललता। मोल पर केजी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी होता है। तो ये हमने मोललता निकाल ली। इस विलयन की मोललता कितनी है, 0.522 मोल पर केजी। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये मोलरता से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर ले जाएंगे, बस आपको ये ध्यान देना है। इसको भी लिख दिया हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कापी पर, एक दो बार इसको देख लेंगे। इस पर जो न्यूमेरिकल है आपकी किताब में उसको लगाएंगे, जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ मान ही बदल सकता है, जैसे ग्लूकोज दिया है तो यहाँ पर कुछ और कर देगा, इतना दिया गया है तो और मान बदल देगा, कुछ और कर देगा, 3 दशमलव कुछ कर देगा, 4 दशमलव नहीं दशमलव में किया, कैसे भी वो कर सकता है, पर आपका फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो अगला टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्वथनांक के उन्नयन से है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। अब एक इसी में परिभाषा पूछ लिया है, यानी आगे न्यूमेरिकल है, उसी से पहले क्या पूछा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछा है। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो हमारा अणुसंख्य वाला, जब हम पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म उसके बारे में पढ़े थे, तो हमें एक Kb मिला था। क्या मिला था जी, Kb। यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक मिला था Kf, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। Kf और ये जो Kb है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक,
और ये जो KF है ये मोलल अवनवनीय स्थिरांक है। तो KB के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो चलिए परिभाषा क्या है उसकी समझ लेते हैं। देखिए जब भी मान लेते हैं कोई विलायक है, 1 किलो विलायक लेंगे, ठीक है, 1 किलो विलायक में किसी भी विद्युत अनवघट्ट का 1 मोल उसमें मिला देंगे। जैसे हमने एक तसला ले लिया, ठीक है, इसमें कितना है 1 किलो विलायक है, क्या है 1 किलो 1 kg या 1000 ग्राम भी आप बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट वहीं लिख देते हैं 1 kg विलायक है, ठीक है, 1 kg विलायक। अब इसमें हम किसी अवाष्पशील, कैसा लेना है, अवाष्पशील जो वाष्प में नहीं बदलता है, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट का 1 मोल अगर इसमें हम मिला देते हैं, कितना मोल, 1 मोल किसका, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट, ठीक है, अगर इसका 1 मोल मिला देते हैं, कितना मोल, 1 मोल, तब ये जो इसमें क्वथनांक का उन्नयन होगा, इस विलायक में क्वथनांक का जो इस विलेन 1 बनेगा, इसमें जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वही इस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 किलो विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट के 1 मोल मिलाने पर विलेन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, वही उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिख दी है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अवघट्ट के 1 मोल को मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वही उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 4-5 अंक में पूछा हुआ है, 4-5 अंक या 3 अंक से कम में ये नहीं पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूछा हुआ है। सबसे पहले परिभाषा दे दिया है तो ये बट गया, 1.5 अंक का ये मान, अगर 3 में पूछा गया 1.5 अंक का ये और 1.5 अंक का आपका न्यूमेरिकल हो गया। 4 में पूछा हुआ है 1 अंक का ये परिभाषा मान लीजिए, 3 अंक का आपका ये सब हो गया, ये मान के चलो ये जो न्यूमेरिकल लगाओगे वो हो गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल भी पूछता है, कभी कभी उसमें परिभाषा दे देगा फिर न्यूमेरिकल देगा। आपसे पूछ सकता है वो कोलराउज का नियम क्या है, फिर उसके बाद में एक न्यूमेरिकल दे दिया। इस तरीके से भी पूछता है, मोलर चालकता क्या है, फिर उस पर न्यूमेरिकल दे देगा। जो पूछेगा उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमने इसकी परिभाषा लिख दी, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, विलायक के 1 kg यानी 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में, यानी विलायक के जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वही उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। हमने इसकी परिभाषा दे दी। अब आगे पढ़ लीजिए, लिखा है 0.6 ग्राम यूरिया, 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 60। अब हमें निकालने की भी जरूरत नहीं, अगर मोलर द्रव्यमान दिया गया है तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सूत्र भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर दे दिया है तो, नहीं दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, सूत्र के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप याद किए हैं कि यूरिया का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 60 होता है, या मोलर द्रव्यमान को हम अणुभार भी बोलते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद किए हैं तो अभी याद कर लीजिए। 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 है के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जलीय विलयन का क्या पूछ रहा है, क्वथनांक पूछ रहा है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है तथा जल का क्वथनांक जो है वो इतना है। हमें ज्ञात क्या करना है, विलयन का क्वथनांक। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है विलयन का क्वथनांक। तो सबसे पहले देखिए ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है ये किस में आता है, ये किस में आता है, ये डेल्टा टीबी हमने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, उससे संबंधित है, उसमें आता है केबी। ये केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसे आप चाहें तो केबी से भी लिखना चाहें तो आगे ये भी लिख सकते हैं, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो केबी किस में आता है, क्वथनांक के उन्नयन में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जो दिया गया है, लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, जो घोला जा रहा है, यूरिया घोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा, कितना ग्राम है 0.6 ग्राम क्या है, यूरिया है। अब भार दिया गया है, यानी MA कितना दिया गया है, यूरिया का भार कितना दिया गया है, MA दिया गया है 60, मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है 60 ग्राम, ठीक है, कितना दिया गया है 60 ग्राम। अब उसके बाद में जल 100 ग्राम जल में, अब जल क्या है, विलायक है, तो यानी WB का भार कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब इसका हमें मोलर द्रव्यमान निकालने की कोई जरूरत है ये नहीं। अब ये हमें मिला तो हम किससे निकालेंगे, इसके लिए एक सूत्र है, हम जो केबी है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये किस में आता है, इसके लिए हमने कल पढ़ा था क्वथनांक के उन्नयन में। क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी
ठीक है। फिर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान में एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये होता है एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो हमें के बी भी दिया गया है। के बी कहाँ से दिया गया है, यहाँ पढ़िए, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है, 0.52 केल्विन किग्रा यानी केजी मोल यूनिवर्स। तो के बी भी यहाँ पर दिया गया है। के बी कितना है, 0.52। अब मोल जो उसका मात्रक है वो अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, आगे दिया है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक हमें अभी जरूरत नहीं है, इसलिए हम आगे ले लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें देखो के बी मिल गया, के बी यहाँ से मिल गया, एम ए मिल गया, एम ए मिला, डब्ल्यू भी मिल गया है और डब्ल्यू ए भी मिल गया। तो ये वाला सब कुछ मिल रहा है ना, तो हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, यही लगा देंगे। जिसमें का सब कुछ मिल जाए, इसी में का सब कुछ मिल रहा है, तो ये वाला हम इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम पहले निकालेंगे डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर मान रख दो। सबसे पहले के बी का मान कितना है, 0.52। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में डब्ल्यू ए रखो, डब्ल्यू ए कितना है, 0.6 है। और फिर उसके बाद में गुणा कर दो, यहाँ पर 1000 होता है। ठीक है, 100 नहीं होता है, 1000, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, नीचे क्या रखना, एम ए। एम ए कितना दिया गया है, 60 ग्राम। एम ए है 60 ग्राम। फिर गुणे में कितना है, डब्ल्यू बी कितना है, 100 ग्राम। डब्ल्यू बी यहाँ पर कितना है, 100 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको सबसे पहले ऊपर वाले जो दशमलव हैं इनको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, जब इससे एक जीरो से ये एक दशमलव चला जाएगा और 2 जीरो से ये 2 चले जाएंगे, दशमलव के इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। 52 इंटू 6 इंटू, अब इंटू में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 से ये हट गया दशमलव और 2 से ये दशमलव के बाहर आ गए दोनों। तो यहाँ से हमें 52 इंटू 6 मिला और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 एकन 6 हो जाएगा और 6 दहाम 60 हो जाएगा। 6 दहाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से मिल गया 52 बटे में, अब 10 100 की गुणा इससे कर दो, या तो यहाँ से काट लेते हैं, अगर कर ही दो तो भी दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे लिखो 10 इंटू 100, 10 इंटू 100। अब यहाँ से काटना पीठी चालू कर दो। यहाँ से जब काटोगे तो यहाँ पर क्या है जी, 10 से इसको जब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 पचे 50 और फिर 10 दूनी 20, 5.2, 5.2 आया है, 5.2। अब 5 नीचे कितना है, 100 है, नीचे कितना है 100। अब 5.2 को 100 से भाग दोगे, या तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 को 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अब ये जब ऊपर जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भेज दो, तो ये 5.2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10 की पावर -2। नीचे है 10 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, तो 10 10, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है तो ए इंटू ए है, तो यहाँ पर वही तो लिखा है। अब इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब नीचे प्लस का है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जब माइनस का हो जाएगा तब गुणा करोगे, तो पहले एक दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव 2 अंक पीछे चले जाएगा, जितना यहाँ पर लिखा है वो 2 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव किधर आ जाएगा, 2 अंक इधर। माइनस का है तो इधर आएगा, प्लस का होता तो उधर चला जाता। माइनस का है तो 2 अंक इधर आएगा, तो कहाँ से, एक ये है, अब एक जीरो मानेंगे तो यहाँ से क्या आंसर मिलके निकलेगा, 0.0 और यहाँ से 52, ये 52 हो जाएगा। यहाँ से इधर आएगा, फिर एक अंक जाएगा, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो हमने 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल गया, 0.052। अब ये क्या है, केल्विन। हमें अभी ये क्या मिला है, डेल्टा टी बी। ये किसका मान आ गया, डेल्टा टी बी का मान कितना है, 0.052 केल्विन। केल्विन यानी ये जो टी बी है ये तापमान ही है। ठीक है, क्वथनांक का उन्हें, क्वथनांक क्या है हमने बताया था, एक तापमान है, तो हमें टी बी का मान मिल गया। अब पूछ ये नहीं रहा था, पूछ क्या रहा था, विलयन के क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक पूछ रहा था। अब यहाँ से निकाल लो, विलयन का क्वथनांक। ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, न्यूमेरिकल आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, पता है, तो फॉर्मूले आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, जितने मैं टॉपिक बताया हूँ इसी में से पूछे जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले ये तैयार करते हुए चलने हैं। ठीक, तो यहाँ पर विलयन का क्वथनांक कैसे निकलेगा,
सबसे पहले जो डेल्टा टी बी आया है और जो जल का क्वथनांक दिया गया है उसी को जोड़ दो, वही हो जाएगा विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ से जल का क्वथनांक कितना था 373.15 और फिर इसमें जोड़ना कितना है, जोड़ दो 0.052, इतना अगर जब जोड़ोगे तो आपका निकल आएगा विलयन का क्वथनांक। अब जोड़ना तो आपको जोड़ तो इसको सकते ही हो, तो आराम से इसको जोड़ लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये यहाँ से निकल आएगा विलयन का क्वथनांक। तो जब भी हम न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है न्यूमेरिकल को, फिर उसके बाद में जो जो पूछ रहा है स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना। अगर परिभाषा पूछ रहा है तो सबसे पहले परिभाषा उसकी लिख दो, फिर न्यूमेरिकल लगाना आगे से चालू करो। जैसे मैंने परिभाषा पूछा था तो परिभाषा लिख दी, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है। अगर मोलर अवनमन स्थिरांक पूछता है तो क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर उन्नयन है तो कभी कह सकता मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, तो हम लिखेंगे यही इतना लिखेंगे, विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हिमांक में जो अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, परिभाषाएं दोनों एक जैसी हैं, हमने बताया भी है अड़चन के गुणधर्म में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं से यहाँ पर ये फॉर्मूले आ रहे हैं, ये कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वहीं से फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन लिखा है। अब जब मोलर अवनमन पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिमांक के अवनमन, हिमांक में जो अवनमन होता है वही उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर अवनमन स्थिरांक। अगर अवनमन से पूछा है तब आपको करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या कर देना, हिमांक कर देना है, हिमांक में जो अवनमन, यहाँ पर क्या कर देंगे अवनमन, अवनमन होता है वही क्या कहलाता है हिमांक, यहाँ नहीं, वही क्या कहलाता है मोलर अवनमन, अवनमन यहाँ कर देना है, बस मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। उन्नयन पूछा है तो उन्नयन हर जगह कर देना है, बस ये आपको बदलते हुए चलना है। अवनमन पूछा है तो हो जाएगा हिमांक के, हिमांक में जो अवनमन होता है वही उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें अभी देखना है हिमांक का अवनमन। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है हिमांक के अवनमन से, तो इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मैंने बताया था मोलर उन्नयन पूछा है तो क्या पता पूछ सकता है मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है। तो मैंने जो आपको परिभाषा बताई है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट का 1 मोल मिलाने पर, यहाँ पर क्या कर देंगे, वहीं थोड़ा आगे जो चेंज करना है, यहाँ पर लिखेंगे जो उसके हिमांक में अवनमन होता है, मिलाने पर जो उसके हिमांक में अवनमन होता है वहीं उस विलायक का क्या कहता है, मोलर अवनमन स्थिरांक कहता है। जो मैंने आपको परिभाषा समझाई थी पीछे वहीं यहाँ पर लिख देना है। बस वहां पर उन्नयन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा अवनमन, वहां क्वथनांक था तो यहाँ क्या हो जाएगा हिमांक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप कर ही लेंगे। अब चलिए हम यहाँ से न्यूमेरिकल करना चालू कर देते हैं। तो मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा आप यहाँ से लिख देंगे जिस तरीके से मैंने बताई थी। अब हम चलिए न्यूमेरिकल को लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, 25 ग्राम है एथिलीन ग्लाइकोल, उसका मोलर द्रव्यमान यानी एमए दिया गया है, कितना दिया गया है 62 ग्राम पर मोल है, ठीक। उसके बाद में लिखा है 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हिमांक, हमें ज्ञात क्या करना है, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक का मान इतना है तथा जल का हिमांक जो है वो इतना है 273.15 केल्विन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, क्या क्या दिया गया है, दिया है 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जल में घोला गया, तो जल में जो घोला जाता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है विलय। तो यानी WA का भार कितना है, WA का भार है 25 ग्राम, वो भी क्या है, वो भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके पहले आपको मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है यहाँ पर, तो परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है, जो मैंने बताया वही आपको कर देना है। यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल कितना है 25 ग्राम। अब इसका भार भी दिया गया है, अणुभार दिया गया है, कितना है 62 ग्राम, ठीक है, कितना है 62 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका भार, अणुभार। अब उसके बाद में ग्राम पर मोल लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, तो हटा ही देते हैं, ग्राम है 62 ग्राम। उसके बाद में लिखा 300 ग्राम जल में बने, 300 ग्राम क्या है जल है, यानी WB का मान जिसमें घोला जा रहा है विलायक क्या है 300 ग्राम क्या है जल है, 300 ग्राम जल। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, हिमांक की गणना कीजिए।
हमें क्या करना है, जो जलीय विलयन बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद उस विलयन के हिमांक की गणना करनी है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या हमने बताया था जलीय विलयन का, ठीक है। केएफ क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। केएफ क्या होता है, अभी हमने केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और केएफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। केएफ का मान कितना दिया गया है, 1.86 केल्विन केजी मोल यूनिवर्स, ये दिया गया है। फिर उसके बाद में जल का हिमांक, अब जल का हिमांक है उससे हमें अभी लेना देना है नहीं। अब सोचिए ये सब तीनों, ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें किस में आती हैं, केएफ किस में आता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा टीएफ, कल पढ़ा था हिमांक पे अवनमन में। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या है, क्या होता है, केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान में एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये होता है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला। और डेल्टा टीएफ ही क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है। डेल्टा टीएफ क्या होता है, हिमांक का अवनमन। अब देखिए केएफ भी हमें यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डब्ल्यू ए भी मिल रहा है इस फॉर्मूले में, एम ए भी मिल रहा है, यहाँ पर मान जिसका दिया गया सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से पहले निकालेंगे डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखो केएफ का मान कितना है 1.86 है। फिर इनटू में क्या है, डब्ल्यू ए का मान कितना है 25 ग्राम है। फिर क्या है 1000 की गुणा कर दो, उसमें कर दिए भाई 1000 की गुणा हम कर दिए। फिर उसके बाद में क्या रखना है, एम ए रखना है। एम ए कितना है, एम ए है 62 ग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद में डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है 300, डब्ल्यू बी कितना है 300। अब सबसे पहले जो दशमलव वाला दिख रहा है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दशमलव को हल करना है। ऐसा नहीं यहाँ से 2 जीरो तुरंत काट दिए, इसको कहाँ ले जाओगे, इसलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो यानी 10 की गुणा यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 186। अब बचा क्या, 1.1 जीरो यहाँ बचा और 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, ऊपर 1 जीरो बचा, नीचे वाले 1 जीरो से काट देंगे। 2 जीरो से यहाँ हम गुणा कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया 186 हो गया, और ये जो 1 जीरो बचा था इससे यहाँ काट दिए 1 जीरो। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 25 मिलेगा, 1 का तो मतलब है ही नहीं, 1 की जिसमें भी गुणा करोगे जितने की गुणा 1 में हो रहे हैं वहीं वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 186 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 25, यहाँ 62 और यहाँ 30, यहाँ पर बचा 62 और यहाँ पर बचा 30। अब 62 से 3 बार में चला जाएगा 186, कितनी बार में, 3 बार में। और 25 एकन 25 हो जाएगा, 25 एकन 25, और 25 छक्का नहीं, 25 एकन 25, पचम 25, पचम 25 और 25 छक्का 30। तो यहाँ पर क्या मिला, 3 गुणे 5 बटे में 6, और ऊपर हो जाएगा 15, नीचे कितना हो जाएगा 6। अब 6 से काट दो इसको, 6 एकन 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, बचेगा 3। अब दशमलव लगाने के बाद में जीरो लगा देंगे, 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 2.5। अब ये मत सोचना कि ये 2.5 कैसे आ गया, अगर आपको भाग करना आता है तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये कितना आया। अब वो भी किस में आएगा, केल्विन में। यानी हमें जो मान मिला है डेल्टा टीएफ का, डेल्टा टीएफ यानी हिमांक के अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है 2.5 केल्विन का हो रहा है। कितना हो रहा है 2.5 केल्विन का। अब ये तो पूछा नहीं था, पूछ क्या रहा है, जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। अब जलीय विलयन का हिमांक निकाल लीजिए यहीं से, जलीय विलयन का हिमांक, जलीय विलयन का हिमांक कैसे निकालेंगे। हमने जब उन्नयन देखा था, हमें क्या पूछ रहा था, क्वथनांक जब पूछ रहा था, क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक बढ़ा था, तो उसमें हम क्या किए थे, उसमें हमने जोड़ दिया था जो जल का जो क्वथनांक दिया गया था और जो हमने निकाला है, जो हमने मान निकाला, उन दोनों को जोड़ दिए थे। और यहाँ पर अवनमन है, बात किसकी हो रही, अवनमन की, तो अवनमन घटता है तो हम यहाँ पर घटा देंगे। उन्नयन बढ़ता है तो वहाँ जोड़ दिए थे, और अवनमन का मतलब होता है घटना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको घटा देंगे किसमें से, यहाँ पर जो जल का हिमांक दिया गया है उसमें से, जल के हिमांक में से घटा दो भाई। यहाँ पर 273.15 में से कितना घटा देना है, 2.5 को जब घटाओगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका मान आ जाएगा जो जलीय विलयन का हिमांक होगा। यहाँ से आएगा 270.65 केल्विन। यही हो गया जलीय विलयन का क्वथनांक। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ से नहीं लिखना चाहते हैं, घटा दिए हैं, तो अगले वाले पर कोठा करना है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। हमने 4 टॉपिक आज देखे हैं,
टोटल हमने 7 बताए हैं, 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उन पर भी हम किसी दिन न्यूमेरिकल देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैंने टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझाते हुए चला हूँ मैं। अब चलिए एक जो आपके लिए न्यूमेरिकल होमवर्क है, उसको करके देखना, उसमें मैं समझा भी दूँगा किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख रखा है जो आपको अभी करना है, टाइम नहीं देना है, अभी करना है। ऐसा नहीं ये मत सोचिए ये नोट कर लिए, कर लेंगे, कभी सर ने बोला है कर लेंगे, ये नहीं, तुरंत कीजिए इसको। तो ये आपके लिए HW है, पहले एक बार पढ़ लीजिए ये क्या है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीबी, क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स है। अब डेल्टा टीबी ज्ञात करना है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था क्वथनांक के उन्नयन में, क्वथनांक का उन्नयन जब अणुसंख्य गुणधर्म में पढ़ा था तो फॉर्मूला देखा था, इस पर अभी न्यूमेरिकल पीछे भी लगा है। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, Kb इंटू WA इंटू 1000 और अपान में क्या हो जाएगा, MA इंटू WB, MA इंटू WB, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान देना, यूरिया, यूरिया का अणुभार निकालना है। हमने आपको अभी बताया था, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको पता चल रहा होगा यूरिया का अणुभार कितना है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखा है तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो आप यहाँ पर अभी नोट कर लीजिए, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक देखा है या नहीं देखा है। तो MA का मान निकालना है, यानी यूरिया का अणुभार निकालना है, और बस बाकी Kb दिया गया है आपके पास। Kb क्या है, ये है Kb का मान कितना है, 0. Kb इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ये मान दिया गया है। फिर उसके बाद में WA भी दिया गया है, WA कितना है, जो घोला जा रहा है, घोला क्या जा रहा है, यूरिया, तो WA का मान कितना दिया गया है, 3 ग्राम है, 5 ग्राम नहीं है जी, 3 ग्राम। और फिर उसके बाद में क्या है, जल, जल का ये जल क्या है, विलायक है, यानी WB का मान कितना दिया गया है, 100 ग्राम, WB का मान कितना दिया गया है, 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। और ये क्या है, ये यूरिया है, 3 ग्राम क्या है, यूरिया, यूरिया को जल में घोला जा रहा है। तो अब 3 चीजों का मान दिया गया है, आपको बस क्या ढूंढना है, MA। अभी इस वीडियो में ही मैंने MA यूरिया का अणुभार बताया है, मोलर द्रव्यमान, अगर आपने ध्यान से देखा होगा समझ में आ जाए। तो वो जैसे ही निकल जाए उसका मान सभी का रखना है, फिर तुरंत ये निकल आएगा डेल्टा टीबी। अब इसका डेल्टा टीबी निकलेगा, तुरंत उसके लास्ट में क्या लगा देना, केल्विन लगा देना। केल्विन यानी तापमान के लिए जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट होता है केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, और डेल्टा टीएफ का भी क्या होता है, केल्विन ही होता है। तो ये थे न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते थे। एक क्लास में हमने जितने भी न्यूमेरिकल हैं, 4 टॉपिक से जितने न्यूमेरिकल बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, वो समझ लिया है हमने। अब अगली एक वीडियो में और समझ लेंगे, जो 3 टॉपिक है उन पर भी न्यूमेरिकल। आपको कुछ नहीं देगा, बस इसमें जैसे मान बदल सकता है, इसी पर अभी हमने क्वेश्चन लगाया है डेल्टा टीबी पर यहाँ पर क्या किया है, 3 ग्राम यूरिया दिया है, वहां पर कुछ और दिया था, यहाँ 100 ग्राम जल दिया है, वहां कुछ ज्यादा दिया था। लेकिन यहाँ पर आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक चेंज नहीं होगा, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक चेंज नहीं होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक नहीं चेंज होगा। बाकी थोड़ा बहुत विलय विलायक चेंज कर सकता है, पूछ सकता है, जैसे मान के चलो कभी कभी Kb पूछ लिया, Kb की गणना कीजिए। अब जैसे ये सब दिया है, इसका मान दे देगा, इसका नहीं देगा तो बोलेगा इसकी गणना कीजिए, यानी इसको ज्ञात कीजिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक को। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके साइड में जितने हैं इनको 2-4 चपाट मार के इधर भेज देना है। जब इधर भेजोगे, जो गुड़े में है वो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो Kb साइड में कर लोगे, Kb के साथ जो गुड़े में है वो इधर आएगा, तो इसके साथ भाग में हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी के साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, WA इंटू 1000, और जो भाग में है, जो Kb के साथ भाग में है वो इधर आएगा, गुड़े में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा MA इंटू WB। अब ये फॉर्मूला बन गया Kb ज्ञात करने का। क्या करना है, बस यही एक फॉर्मूले से, चाहे MA पूछ ले, चाहे WB पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, सब हम निकाल सकते हैं। बस इधर उधर भेजना अगर आपको आता है, 2-4 चपाट मारना। चपाट मारने का मतलब ये नहीं है कि चपाट ही इसके पीट रहे हैं, इसको इधर से उधर भेजना। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, और न्यूमेरिकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल को ज्यादातर प्रैक्टिस से ही समझा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं थ्योरी है जो रट लेंगे, इसमें 3 ग्राम फलाना ग्राम दिखाना, ये नहीं करना है, और वैसे भी कर भी नहीं सकते, रटने वाला काम इसमें नहीं होता। थ्योरी होती है जिसको हम रट लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी रटा जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में वैल्यू बदल सकता है, तुम रट के 5 ग्राम वहाँ दे देगा 10 ग्राम, माथा फट जाएगा, ये कैसे आ गया। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि प्रॉपर तरीके से समझाते हुए चले हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय हिंद। और एक चीज़ और, इसको अभी हल करके कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। आप अभी इसको हल कीजिए और तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका सर आंसर इतना आ रहा है। मैं कमेंट सबका चेक करता हूँ, आपका भी चेक करूंगा। अगर जो सही होगा तो उस पर मैं बताऊंगा भी, अगर गलत होगा तब भी मैं बता दूंगा। बस आपको हल करना है और तुरंत कमेंट करना है। मिलते हैं नई वीडियो में।